नोटबंदी में की नोटों की लूट, उद्योगपतियों को दी कॉर्पोरेट टैक्स में भारी छूट, आम जनता की गई कमर टूट, पहनते हैं ये लाखों का सूट और उनकी जुबान पर रहता है हर वक्त झूठ ही झूठ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में और उनके द्वारा थोपी गई कुनीतियों के बारे में। हाल में ही आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया। सूत्रों के हवाले से यह पता चला कि साहब की उम्र 70 हो गई और इधर देश की हालत बदतर हो गई। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला कर देश की जनता के सामने कहा कि कोई मेरा क्या कर लेगा, मैं झोला लेकर के आया था, झोला उठा करके चला जाऊंगा। तो ठीक है, आप चले जाना, लेकिन आपके जाने से पहले इस बात को आज प्रमाणित करेंगे एक एक करके कि आपने एक एक करके जो कुनीतियां अपने झोले से बाहर निकाली और हिंदुस्तान के ऊपर में जबरदस्ती थोपी, वह कुनीतियां कितनी विध्वंसक साबित हुई और उस विध्वंसक कुनीतियों की वजह से आज इस देश के अंदर में कितनी भयावह स्थिति निर्मित हो चुकी है। आप प्रधानमंत्री बनकर के आते हैं, अपने झोले के अंदर हाथ डालते हैं और झोले से जो सबसे पहली कुनीति बाहर निकालते हैं उसका नाम था नोटबंदी। नोटबंदी के पीछे आपने तर्क यह दिया कि इस नोटबंदी से पूरे देश के अंदर में हमेशा के लिए आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, राज्यों में व्याप्त नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, विदेशों से काला धन वापस आएगा और यहां तक कि सभी के अकाउंट में यानी कि पूरे देश के नागरिकों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपके इस सारे तर्क जो नोटबंदी के लिए आपने दिए थे, ये सब झूठ साबित हुए, जुमले साबित हुए। इनका सच से दूर दूर तक कोई सारोकार नहीं रहा। लेकिन इस नोटबंदी से यदि कोई परिणाम या कहें दुष्परिणाम बाहर निकल के आया तो वह यह था कि करोड़ों लोगों ने अपने रोजगार केवल और केवल नोटबंदी से खो दिए। ये हम नहीं, ये CMIE का आंकड़ा कहता है कि हाँ, नोटबंदी से करोड़ों लोगों ने अपने रोजगार खो दिए, GDP गिर गई। यह नोटबंदी के दुष्परिणाम रहे। बाकी इस नोटबंदी से इस देश की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। आइए 8 नवंबर 8 बजे 2016 प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्दी कर दिया। पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने जाके खड़ा हुआ। आपने अपना पैसा, अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाली। पहला सवाल, काला धन मिटा? नहीं। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा मिला? जवाब, कुछ नहीं। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कैसी तेरी नोटबंदी, ना शहर बचे ना गाँव, कैसी तेरी मनमर्जी, मैं कैसे अब समझाऊं। बना लिया खुद को पैगंबर, तू तो घूमे सात समंदर, लोग मर गए लाइन के अंदर, क्यों ये किया? ये फकीरा मान जा, कैसा तू है निर्मोही, कैसा बेदर्दिया। उसके बाद फिर से आप अपने झोले में हाथ डालते हैं और मोदी झोले से जो आप दूसरी बार कुनीति बाहर निकालते हैं उसका नाम था GST। किस प्रकार से GST के मामले में नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार यू टर्न लेती है, आइए देखिए। भारतीय जनता पार्टी का और गुजरात का रवैया प्रारंभ से ही बहुत साफ है। GST कभी सफल नहीं हो सकता। GST कौन सहमत नहीं था? सब कोई चाहते थे GST। तेरी अंधी गर्दी, तुझे कुछ भी नजर न आए, कैसी तेरी खुद गर्जी, लाइन तो बढ़ती ही जाए, खुद को समझे है सिकंदर, क्यों घमंड है तेरे अंदर, लोग मर गए लाइन के अंदर, क्यों ये किया? ये फकीरा मान जा। देखा आपने, एक बार फिर से इस GST से यदि इस देश को कुछ मिला तो यह था कि छोटे उद्योग समाप्त हो गए, छोटे व्यापारी धराशायी हो गए, छोटे व्यापार धराशायी हो गए और एक बार पुनः इस देश के युवा बेरोजगार हो गए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब कभी भी युवाओं ने या इस देश की जनता ने या विपक्षियों ने, विपक्षी पार्टियों ने इन कुनीतियों का विरोध किया, तब उनको देश विरोधी साबित करने में भारतीय जनता पार्टी के लोग लग गए, राष्ट्र विरोधी साबित करने में लग गए
राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ लिए और कि जिस प्रकार से हमारे घरों में जो छिपकली होती है उस छिपकली की भांति ही चाल नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार चल रही है। जिस प्रकार से छिपकली कीड़े मकोड़े खा करके अपने एक्सपोज होने के डर से घर में लगे भगवान की फोटो के पीछे या महान पुरुषों की जो फोटो होती है उसके पीछे जाकर के छिप जाती है, सेम उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार लगातार जब वो कुनीतियां लाते हैं और देश के ऊपर में थोपते हैं और जब उनको एहसास होता है कि वो एक्सपोज होने वाले हैं, अब लोग प्रश्न करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो और उनकी सरकार और उनकी पार्टी राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ लेते हैं, भगवान श्री राम की फोटो के पीछे जाके छिप जाते हैं, धर्म की आड़ ले लेते हैं। तो अब इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी से प्रश्न पूछने के लिए, उनकी कुनीतियों की खिलाफत करने के लिए और उसके खिलाफ प्रश्न करने के लिए एक ही स्थान बचता है, वो है हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि हमारी लोकसभा, हमारी संसद। लेकिन इस बार फिर से एक बार कुनीतियों के झोले से एक और कुनीति बाहर निकाली जाती है। उस कुनीति के तहत नरेंद्र मोदी जी की सरकार यह निर्णय लेती है कि इस बार प्रश्नकाल को सदन से विलोपित कर दिया जाए, मतलब कि संसद में इस बार प्रश्न पूछने की इजाजत सांसदों को नहीं होगी। इस मुद्दे पर राय लेते हैं हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता आदरणीय श्री अधीर रंजन चौधरी जी। It is very disheartening to note that this session has been held bereft of question hour, which is recognized as a golden hour, the prime hour of Lok Sabha. The executive could be held responsible and accountable through the mechanism of question hour. But this time, without having any cogent argument, the question hour has been done away with, much to the detriment of the parliamentary system of our country. See, only 20 questions are selected as a start question during 0 hour and 230 questions are selected as an unstart questions for the hour. Not only that, in addition to 230 unstart question, government and parliament could add another 25 questions. That means 230 plus 25, 255 questions could be answered through unstart, written answer, and 20 questions could be answered through start question. The fallacy of the argument of this government is that due to COVID pandemic, we are not prepared to deal with question hour. Start question could not be addressed. But unstart question, that is written question or written answer, that could be delivered. So, on the one hand, you are talking about that the reply of 20 questions could not be answered, could not be done. But in the same vein, you are talking about that 230 unstart question plus 25 could be answered. What does it mean? This kind of dichotomy has been exposed by this government, which substantially proves its incompetency and disregard to the parliamentary system. It's a matter of great regret for all of us who used to ask questions either through the instrument of start or unstart questions. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अधीर रंजन चौधरी सर। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद अलोकतांत्रिक फैसले लोकतंत्र के अंदर में संसद में ही लिए जा रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ही द्वारा लिए जा रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है। श्री पवित्र ग्रंथ है श्री रामचरितमानस के अंदर में एक दोहा है, जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इसका मतलब यह है कि जिस राजा के अंतर्गत, जिस राज्य में प्रजा जिस राजा के अंतर्गत दुखी होगी, वह राजा अवश्य ही नरक का ही अधिकारी होगा। यह 100% सत्य है। तो आइए नरेंद्र मोदी जी की इन सभी कुनीतियों के खिलाफ में बात करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं
कांग्रेस पार्टी के गौरव, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर आदरणीय श्री गौरव वल्लभ सर को। सर, आपका स्वागत है। सभी युवा साथियों का सादर अभिनंदन। साथियों, आपने देखा होगा कि अभी मॉनसून सत्र में संसद में सरकार ने प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि अगर प्रश्नकाल होगा तो देश के लोग ये पूछेंगे कि जीडीपी -23.9% पर क्यों गिर गई। देश के ये लोग ये पूछेंगे कि नोटबंदी से तालाबंदी का जो सफर हुआ उसमें देश की जीडीपी खत्म क्यों हो गई। देश के लोग ये पूछेंगे कि आज बेरोजगारी की दर 8.4% क्यों हो गई। देश के लोग ये भी पूछेंगे कि जब कच्चे तेल की कीमतें अपने न्यूनतम स्तर पर थी तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी डीजल और पेट्रोल पर क्यों बढ़ाई। पिछले 6 सालों में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 9 गुना बढ़ा दी गई और पेट्रोल पर 3.5 गुना तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। देश के लोग ये पूछेंगे। देश के लोग ये भी पूछेंगे कि अगस्त महीने में फूड इन्फ्लेशन 9.62% क्यों पहुंच गया, क्यों इतनी महंगाई हो गई, क्यों आज किसानों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आना पड़ रहा है। जो एमएसपी उनका अधिकार होना चाहिए था, उनको उस अधिकार से क्यों महरूम करने की साजिश की जा रही है। क्यों कि भारत के किसान की खेती को सूट बूट के दोस्तों को बेचने की तैयारी की जा रही है। ध्यान रहे, आप प्रश्नकाल स्थगित करके शॉर्ट टर्म में तो इन सवालों से बच सकते हो, पर देश की जनता आपसे हर बार ये सवाल पूछेगी और जवाब नहीं मिला तो जनता को आपको जवाब देना आता है, क्योंकि जनता के पास लोकतंत्र में इतनी बड़ी ताकत है कि अगर आप उनको महंगाई के सवाल का जवाब, अगर आप उनको तेल की बढ़ी हुई कीमतों का जवाब, अगर आप उनको नोटबंदी से तालाबंदी के सफर में जो जीडीपी गिर गई -23.9% पे उसका जवाब, अगर आप उनको बेरोजगारी जो 2% हुआ करती थी 2011-12 में, जो बेरोजगारी की दर आज 8.4% हो गई, अगर आपने इन चीजों का जवाब नहीं दिया, अगर ये जवाब नहीं दिया कि पिछले अप्रैल से लेकर अगस्त माह 5 महीनों में 2 करोड़ 10 लाख सैलरीड क्लास लोगों ने अपनी नौकरी क्यों गंवाई, उनका जिम्मेवार कौन है, कौन उनका हाथ आज पकड़ने के लिए तैयार है। अगर इन लोगों को आपने जवाब नहीं दिया तो वो आपको जवाब देगी, और उनका जवाब अगर वो आपको सिर पे बैठाना जानती है तो सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि देश की जनता यदि आपको सिर पे बैठा सकती है तो सिर से उतार के वापस जमीन पे भी खड़ा कर सकती है। यही लोकतंत्र की ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भक्तजनों का टोला निकला, पहन के मोदी का चोला निकला। सबने सोचा अच्छे दिन आएंगे, हम भी मोदी के जैसे मीठे मीठे आम खाएंगे, पर ये मोदी तो बड़बोला निकला। जी हाँ, अपने बड़बोलेपन के कारण यह कुनीतियां इन्होंने इस देश के ऊपर में थोप दी, जिसकी वजह से आज देश इतनी भयावह स्थिति से गुजर रहा है। आइए इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, एक अधिवक्ता, एक अच्छे वक्ता श्री जयवीर शेरगिल सर। सर, आपका स्वागत है। संजीव शुक्ला जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने देश से इतने अहम मुद्दे हैं जो जुड़े हुए, उन पे आज ये चर्चा रखी और मुझसे प्रश्न पूछे। अगर वर्तमान सरकार को वास्तविकता के तराजू में तोला जाए तो एक हिंदी की कहावत याद आ जाती है कि देश ने तो मांगी थी उजाले की फकत की एक किरण, देश ने तो मांगी थी उजाले की फकत की एक किरण, निजाम ने हुक्म दिया चलो आग ही लगा दी जाए। आज समाज का कोई हिस्सा खुश नहीं है। 3 काले कानून लाके कृषि क्षेत्र पे पूरा हमला बोल दिया है मोदी सरकार ने। आज मोदी सरकार गोरों की सरकार बन बैठी है, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन बैठी है, जो हिंदुस्तान को एक किसान मुक्त भारत बनाना चाहती है। किसान को समर्थन मूल्य दिलवाने की तो बात बहुत दूर की है, पर आज सस्ता मूल्य दिलवाने पे लगी हुई है। ये कह के कोई भी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट उद्योगपति, बड़े उद्योगपति हमारे किसानों को लूटने का लाइसेंस दे दिया है। दूसरा, आज आपने किसान की आवाज नहीं सुन रहे, कि आज विपक्ष की आवाज नहीं सुन रहे, बल्कि जो लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट, उसमें प्रश्नकाल की हत्या कर आपने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का नहीं, जड़ें काटने का काम किया है। तीसरा, आम आदमी, मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग कोरोना काल और उससे पहले भी आपकी पकौड़ा नीतियों के चलते एक भारी कीमत चुका रहा था। जब देश की जनता में पैसा डालने का काम था, आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए।
आपने स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कृषि पे जीएसटी थोप दिया जैसे गोरे लगान लगाते थे। आपने 30 करोड़ एसबीआई खातेदारों का जो है सेविंग अकाउंट रेट 3.75% से लेके 2.25% तक ले गए। दूसरा, आपने इतने सारे जो छोटी बचत की योजनाएं थी जिससे एक आम आदमी जिसके ब्याज से अपनी आय आती थी, उसकी कोई आमदनी होती थी, उनके ब्याज दरों में कटौती कर दी। तो जो जेबें भरने का काम था, आप तो एक जेब कतरा सरकार बन गए। तो चाहे महंगाई हो, किसान के हक की बात हो, उसको सबको अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ये कहूंगा कि कहां तो तय था चिराग हर घर के लिए, आज रोशनी मयस्सर नहीं पूरे शहर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं अपनी आवाज में असर के लिए। मैं गुजारिश करूंगा आप जैसे युवा कांग्रेस के योद्धा जनता की आवाज उठाते रहें और इस कुंभकर्ण सरकार को नींद से जगाएं। जय हिंद। और जब जब हमारे देश के लोकतंत्र पर प्रहार होगा, जब जब हमारे गणतंत्र पर किसी प्रकार का कोई हमला होगा, कोई षड्यंत्र होगा, कोई साजिश होगी, तब तक इतिहास गवाह है कि युवाओं ने ही अपने सीने, अपनी छाती आगे करके ऐसे आतताई ताकतों का विरोध किया है और उनको सबक सिखाने का काम किया है। इसी तारतम्य में इन सभी मुद्दों पर मैं चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपक मिश्रा जी को। दीपक भैया, आपका स्वागत है। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद संजू शुक्ला जी। बहुत ही सारगर्भित विषय आपने चर्चा के लिए चुना है, बहुत ही सारगर्भित प्रश्न है आज देश की जनता के सामने। भारत देश के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत देश के मंदिर, भारत देश के लोकतंत्र में जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको प्रश्न करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। एक बहुत ही काला सत्र जो मानसून सत्र गया है, इसे मैं कहूंगा। आखिर संजीव जी, ये सोचना पड़ेगा कि ये सरकार जो है ये इसने सांसदों के प्रश्न करने के अधिकार को क्यों छीना। किन प्रश्नों का उत्तर ये सरकार नहीं देना चाहती है, किन प्रश्नों को उत्तर देने से सरकार बच रही है और किन प्रश्नों के उत्तर इस सरकार के पास नहीं है। मेरा ऐसा मानना है संजीव जी की जो भारत देश की जनता है, भारत देश की जनता के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और भारत देश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस सत्र में उनसे सवाल पूछना चाहती थी। देश का बेरोजगार उनसे सवाल करना चाहता था कि आपने जो अनुचित लॉकडाउन किया, आपने जो जीएसटी लाया और आपने जो नोटबंदी लाया, उससे इस देश को फायदा क्या हुआ। इस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, इस देश की अर्थव्यवस्था अपने निम्नतम स्तर पर चली गई है, व्यापार बंद हो गए हैं, छोटे और लघु उद्योगों को नुकसान हो गया है, जो युवा थे उनकी नौकरी चली गई है, बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगारी हिंदुस्तान में 45 सालों से सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर बढ़ चुकी है। क्या हुआ, आपके जो जीएसटी था, जो आपने बिना किसी सोचे समझे इतने सारे स्लैब वाला आपने जीएसटी लागू कर दिया, उससे इस देश को फायदा क्या था, व्यापारियों को फायदा क्या हुआ। ये तमाम सवाल है जो इस देश की जनता भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से करना चाहती है, लेकिन उनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दामों में आग क्यों लगी हुई है, जीएसटी क्यों लागू की गई, लॉकडाउन क्यों किया गया, अनुचित लॉकडाउन का दुष्परिणाम क्या हुआ, नोटबंदी से भारत देश की अर्थव्यवस्था और भारत देश के रोजगार पर क्या फर्क पड़ा। इन सवालों पर यह सरकार चर्चा करने से बचती है। इन सवालों का जवाब देने के लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं है। इसलिए सरकार ने सोचा कि सबसे अच्छा यह है कि सवाल पूछने का अधिकार ही छीन लिया जाए और इसलिए भारत देश के संविधान में, भारत देश के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार सांसदों को प्रश्न करने के अधिकार से वंचित। मुद्दों पर अपनी बात रखिए, दिल में अपने जज्बात रखिए, हो किसी भी बुलंदी पर आप, पर अपने भीतर थोड़ा सा देहात रखिए। जी हाँ, इन्हीं मुद्दों पर, इन सभी कुनीतियों पर, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के युवा तुर्क, युवा विधायक एवं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री कुणाल चौधरी जी को। आदरणीय कुणाल भैया, बहुत बहुत स्वागत। संजीव भाई, आज देश की मूल समस्या क्या है? लोगों के पास आर्थिक गतिविधियां ठप हो चुकी है, आर्थिक साधन संसाधन नहीं बचे और जिस प्रकार से आर्थिक उन्नति पे देश था वो कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है और महंगाई जो चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है, उसका मूल कारण क्या है? जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डीजल लगता है, जो किसानों के लिए लगता है, उसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। इस देश में ये दुर्भाग्य की बात है कि जब मनमोहन सिंह जी के समय $140 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, तब हम कीमतें दिया करते थे 60-70 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमतें हुआ करती थी। उस समय लोगों को ये महंगाई डायन के रूप में दिखा करती थी और बीजेपी छाती पीट पीट
के कपड़े उतार के रोना और धोने का काम करती थी। आज वही क्रूड ऑयल बीच में $40 प्रति बैरल और आज $70 प्रति बैरल के आसपास क्रूड ऑयल की कीमत है। लगातार इसकी कीमतें कम होती है और हमारे देश के अंदर इसकी कीमतें बढ़ती जाती है और कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। किसान सबसे ज्यादा डीजल का उपयोग करता है, जिसके लिए बेसिक हम सब्सिडी देते हैं, पर उस सब्सिडी को खत्म करके कहीं ना कहीं किसानों की भी लागत, जिसे आधी करने की बात कही थी, उसे दुगना करने की ओर सरकारों ने काम करा। जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो सामान आता है, सामग्री आती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बढ़ा और आज कहीं ना कहीं मूल भाव के साथ जो मध्यम वर्ग है उसके साथ इतनी समस्या है और ये समस्या का कारण है कि महंगाई चरम सीमा पे है, गरीब की हालत खराब है, मध्यम वर्ग की स्थिति गंभीर है। तो इनका विकास पूरी तरीके से पागल हो चुका है। इस पागल विकास को रोकने की जरूरत है और इस देश के लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए, क्योंकि ये मूल भाव से किसान, गरीब, मध्यम वर्ग सबकी समस्या है, क्योंकि हर व्यक्ति डीजल चाहिए, हर व्यक्ति को पेट्रोल चाहिए, आने जाने के साधन संसाधन चाहिए। इसे जितना सस्ता करोगे इतने लोगों के आने जाने के और आर्थिक गतिविधियों का काम बढ़ेगा। पर यह सरकार का मूल कंसंट्रेशन उनसे लूटो और अमीरों को बांटो, चंद उद्योगपतियों को बांटो, इस ओर है। इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और इसका हमें विरोध करना चाहिए। युवाओं का जो तौर है उसी तौर में बोलिए, युवाओं का जो तौर है उसी तौर में बोलिए। हमारी सरकार बहरी है, जरा जोर से बोलिए। जी हाँ, हमारे ऐसे ही युवाओं का जो जोश है उसको मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे 3 ऐसे युवा जोश हैं, हमारे 3 ऐसे युवा वक्तव्य हैं जिनको सुन करके आपको लगेगा कि हाँ, हमारे देश के युवाओं ने ठाना है कि ऐसे आतताई ताकतों के सामने सबसे पहले सीना हम देश के युवा अड़ाएंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारे युवा साथी जयेश गुरनानी जी को, अतुल जी को और अमितेश जी को। सुनिए। आपका हृदय से धन्यवाद संजीव शुक्ला जी। आज मैं सत्ता के नशे में सोई हुई केंद्र सरकार से यह सवाल पूछना चाहूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक विंग की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति आय अर्थात पर कैपिटा इनकम में 5.4% से गिरावट होने वाली है। तो आखिर इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? सरकार के चंद उद्योगपति मित्रों को छोड़कर समूचे राष्ट्र के नागरिकों की आय में गिरावट आई है और खर्च में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण उन्हें विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के अनुसार निरंतर रूप से घटती हुई आय और बढ़ते हुए खर्च के कारण भारत के करीब 34% परिवारों के पास इतना भी पैसा नहीं बचा है कि वह अपनी 2 वक्त की रोटी का खर्च उठा सके। तो आखिर इस भूखमरी की विभीषिका का जिम्मेदार कौन है? सरकार को इन सभी सवालों का जवाब देना पड़ेगा। संजीव जी, आपका बहुत बहुत आभार। प्रश्नकाल पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने जो जनता की आवाज को दबाने का प्रयत्न किया है, मैं चाहता हूं कि जनता के प्रतिनिधि, सांसद और जनता स्वयं संसद और सरकार से सवाल करे। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूं कि कच्चे तेल की कीमतें कोरोना काल में जब जमीन में धसी हुई थी, जब धूल चाट रही थी, तब सरकार ने भारत की जनता से, भारत के नागरिकों से ऊंची कीमतें वसूल की है। तो उसमें जो अतिरिक्त पैसा सरकार के पास इकट्ठा हुआ है, उसका उपयोग सरकार ने कहां किया है? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजीव शुक्ला जी, मुझे आपके इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई कीमतें, किसी भी सामग्री की आज हम लोग मार्केट में जाएं और बात करें सब्जी लेने की, तो सब्जियां भी करीब करीब 100 रुपए से 150 रुपए की सब्जियां एक आम नागरिक को प्रतिदिन लगती हैं। और उसकी तनख्वाह की यदि बात की जाए तो 300 से 350 रुपया वो प्रतिदिन कमा रहा है। अब इसमें मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह व्यक्ति जो एक आम नागरिक है, वह अपना घर का खर्च और बच्चों को अच्छी शिक्षा, कपड़े, स्वास्थ्य की उपलब्धियां कैसे करवाएगा? यह सारा किया धराया नोटबंदी, जीएसटी और अनियोजित लॉकडाउन के बाद से गिरती हुई अर्थव्यवस्था, भारत देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के कारण हुआ है। और इस लॉकडाउन के ही बीच में, इस लॉकडाउन के दरमियान नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से अपने झूठ के पिटारे में, अपने कुनीतियों के झोले में हाथ डाल के एक और कुनीति बाहर लाते हैं और उस कुनीति के तहत बार बार केंद्रीय टैक्सेस बढ़ा करके पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि की जाती है। और यह बेतहाशा वृद्धि तब होती है जब कच्चे तेल की कीमतों में, क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट लगातार आती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतों में लगातार गिरावट आती रहती है। आपको बता दें कि उस समय क्रूड ऑयल अपने न्यूनतम
अपने न्यूनतम स्तर पर था। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। कितना रेट बढ़ाओगे? बिल्कुल बढ़ेगा भैया, ट्रांसपोर्टर का रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है भैया, डीजल का रेट बढ़ेगा तो हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टर का रेट बढ़ेगा तो सारी चीजें अपने आप चीज महंगी होगी। महंगाई के जमाना, पूरी महंगाई हो रही है भैया और कुछ नहीं होगा जब तक ये नहीं करना। मोदी जी तो क्या बोले भाई, मोदी जी तो अपना फायदा देख रहे हैं, विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है मोदी जी को, तो आगे क्या बोल सकते हैं बताओ। सब बढ़ा रहे हैं और घटाने का नाम इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कट्टे तेल की तब कीमतें गिर रही है तो इस तेल की कीमत क्यों बढ़ रही है? तो आपका क्या कम होना चाहिए कीमत। और अब नरेंद्र मोदी जी एक बार पुनः अपने झूठ के पिटारे, अपने कुनीतियों को झोले में हाथ डाल करके एक और कुनीति बाहर निकालते हैं और इस बार उनकी यह कुनीति होती है किसान विरोधी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किसान बिल की, जिसे अभी अभी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा सदन में पेश किया गया। लेकिन आपको यहाँ बता दें कि पूरे देश के किसान इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। जिस समय लोग फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, देश के किसान अपनी जान की परवाह किए बगैर, किसी संक्रमण और किसी बीमारी की परवाह किए बगैर इस बिल के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन किसानों के कारण हमें खाने को अन्न मिलता है, आज उन किसानों को खाने को अगर कुछ मिल रहा है तो वह है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई लाठियां। देखिए, भाई साहब, आप जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी भाई यहाँ किसान रैली मारे हैं, अगर किसान पुत्र किसान की कोख में जन्म लिया है तो भाई साहब बीजेपी का बहिष्कार कर दो। आप भी करो और अपने पड़ोस में भी कराओ, और किसान बेटा नहीं है अगर जो बीजेपी का समर्थन। सही बात। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी अपने झूठ के पिटारे, अपने कुनीतियों के पिटारे झोले में हाथ डालते हैं और इस बार जो कुनीति बाहर निकल के आती है वह इस देश के लिए बड़ी जिद्दी और बड़ी विध्वंसकारी साबित होती है। और वह कुनीति थी नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम। दोस्तों, कोरोना वायरस की आहट को पहचान करके आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बारंबार आगाह किया, रिक्वेस्ट किया, सूचना दी कि कोरोना वायरस हमारे देश के अंदर आए इससे पहले हमें आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स को लॉक करने की, हमें आवश्यकता है ऐसी रणनीति बनाने की जिससे कोरोना वायरस से लड़ा जा सके। लेकिन उस समय अपने जिद में नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम कराया गया और विदेशों से बहुत लोग उस समय उस कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे देश में उन्हीं के साथ में लाखों की गैदरिंग की जाती है। जिस समय वाकई में इस गैदरिंग को अवॉइड करने की शुरुआत करना था, वाकई में जिस समय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स को लॉक करना था, उस समय नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम को केवल अपने जिद के कारण कराया गया और जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि कोरोना वायरस पूरी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाता है। आइए देखिए। The real issue here is what is going to happen to crores and crores of people who are going to be decimated. No. Let me tell you something. There is no preparation of coronavirus. I have said it again and again in my tweets. There is no preparation. The Indian government is asleep. They do not realize that coronavirus is spreading in this country. And it is going to have devastating consequences. Our Prime Minister is sleeping at the wheel. He does not understand these things. Unfortunately, I'm telling you, the Prime Minister of India is clueless. Media accounts, when India is facing an emergency, focus the attention of every Indian on taking on the coronavirus challenge. Rahul has also tweeted a video of Singapore Prime Minister to give notes on how he should deal with the crisis. नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम के बाद कोरोना पूरी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश करने में सफल हो गया। अब अचानक से एक कुनीति और झोले से बाहर आती है और उस कुनीति के तहत अचानक से त्वरित एकदम से देश की जनता को यह संदेश जाता है कि जो जहां है वहीं रुक जाए, जो जैसा है वहीं थम जाए। अचानक से इस देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया जाता है।
आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। खाली पेट नंगे पांव, खाली पेट नंगे पांव, कैसे पहुंचा अपने गांव, हम सब याद रखेंगे, हम सब याद रखेंगे, हम सब याद रखेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा लगातार एक के बाद एक अपने झोले के अंदर से कुनीतियां निकालते रहे, इस देश की जनता के ऊपर थोपते गए, हिंदुस्तान के ऊपर में थोपते गए, जिसका दुष्परिणाम यह रहा कि आज हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी अपने उच्चतम स्थान पर है। जीडीपी विकास दर आज तक के इतिहास में अपने सबसे न्यूनतम स्थान पर है। अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। लोगों के व्यवसाय, छोटे छोटे व्यवसाय, लघु उद्योग, ये सब चरमरा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। लोगों के पास व्यवसाय नहीं है। कोरोना वायरस के मामले में कितनी सरकार ने कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, किस तरीके से प्रवासी मजदूरों के मामले में सरकार ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, किस तरीके से अचानक से किया गया लॉकडाउन, किस तरीके से हमारे देश के ऊपर में कहर बन के बरपा, किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए उस समय जबकि कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट थी। तो यह इस प्रस्तुतिकरण का एक ही उद्देश्य है कि ताकि देश की सरकार के पास में इस गूंगी बहरी तानाशाही वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार तक यह बात पहुंचे कि देश की जनता सरकार से कहना चाहती है कि हम सब याद रखेंगे, हम सब याद रखेंगे, कुछ भी नहीं भूलेंगे। और नरेंद्र मोदी जी, देश की जनता यह भी कहना चाहती है कि आप सदन में प्रश्न होने दें या ना होने दें, आपके सांसद प्रश्न पूछें या ना पूछें, लेकिन इस देश की जनता, इस देश के युवा प्रश्न पूछेंगे और इस देश की जनता वक्त आने पर अपना जवाब भी देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 8 नवंबर 8 बजे 2016 प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द कर दिया। पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने जाके खड़ा हुआ। आपने अपना पैसा, अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाली। पहला सवाल, काला धन मिटा? नहीं। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा मिला? जवाब, कुछ नहीं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कैसी तेरी नोटबंदी, ना शहर बचे ना गाँव, कैसी तेरी मनमर्जी, मैं कैसे अब समझाऊं। बना लिया खुद को पैगंबर, तू तो घूमे 7 समंदर, लोग मर गए लाइन के अंदर, क्यों ये किया?